लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 127, जो ओनरस गिफ्ट के बारे में है। जी ओनरस गिफ्ट, ये नाम सुनने में ही थोड़ा भारी सा लगता है। बिल्कुल, और है भी। अब सोचिए, तोहफा तो तोहफा होता है ना। कोई हमें कुछ देता है तो हम बस रख लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको एक शानदार विंटेज कार गिफ्ट करे और साथ में ये भी कहे कि भाई इस कार पर जो पिछले 10 साल के पार्किंग चालान है वो भी अब से आपके हुए। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। वही तो क्या आप सिर्फ कार रखकर उन चालानों से मुंह मोड़ सकते हैं? कानून इस बारे में क्या कहता है, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, ओनरस। इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका बहुत सीधा मतलब है बोझिल या भारयुक्त, बर्डन्ड। बर्डनसम। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ कोई देनदारी, कोई लायबिलिटी जुड़ी हो। तो ओनरस गिफ्ट हुआ एक ऐसा गिफ्ट जो दिखने में तो गिफ्ट है, पर अपने साथ एक सिरदर्द लेकर आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। वो क्या है? कानून कहता है कि अगर आपको कोई एक गिफ्ट एक ही लेन देन एक सिंगल ट्रांजैक्शन में दिया जा रहा है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन। जी, और उस गिफ्ट में कई चीजें शामिल हैं, कुछ आपके लिए बहुत फायदेमंद है और कुछ कह सकते हैं बोझिल है, तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। दो रास्ते? हाँ, या तो पूरा पैकेज, अच्छा और बुरा सब एक साथ स्वीकार कीजिए। अच्छा। या फिर पूरा का पूरा पैकेज विनम्रता से लौटा दीजिए। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि भाई केक तो मैं खा लूंगी पर उस पर लगी चेरी की गुठली आप ही साफ करनी पड़ेगी। एकदम सही एनालॉग है। कानून की भाषा में इसे सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस पर रोक कहते हैं। सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। आप अपनी मर्जी से तोहफे के टुकड़े नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको एक पुराना खूबसूरत सा घर गिफ्ट करे। वाह। लेकिन शर्त ये हो कि उस घर में रहने वाले एक बुजुर्ग किराएदार की देखभाल भी आपको ही करनी होगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि घर तो मेरे नाम कर दो पर किराएदार की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि घर और जिम्मेदारी दोनों एक ही सौदे का हिस्सा है। एग्जैक्टली। चलिए इसे क्लासिक कानूनी उदाहरण से समझते हैं जो इस बात को और साफ कर देगा। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है। वो अपने दोस्त बी को एक ही गिफ्ट डीड में 3 चीजें गिफ्ट करता है। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से समझिएगा। पहली चीज है एक चमचमाती हुई नई कार। ठीक है। जिस पर कोई लोन नहीं, कोई देनदारी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज है एक जमीन का टुकड़ा, शहर के बीचों बीच, कीमत करोड़ों में, लेकिन उस पर एक छोटा सा बोझ है। अच्छा, बोझ क्या है? उस जमीन पर एक पुराना कर्ज है जिसकी 5,000 रुपए की मासिक किस्त एक तीसरे व्यक्ति सी को चुकानी होती है। ओके, तो एक लायबिलिटी है। जी। और तीसरी चीज है एक अच्छी कंपनी के कुछ शेयर्स जिनसे हर महीने 3,000 रुपए का डिविडेंड मुनाफा बी के खाते में आएगा। एक मिनट, तो बी के लिए तो ये बहुत अच्छी डील लग रही है। एक फ्री कार, मुनाफा देने वाले शेयर्स और एक कीमती जमीन, बस एक छोटी सी 5,000 की किस्ती तो देनी है। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। पर अगर बी ये सोचे कि मैं कार और शेयर्स का फायदा तो ले लूं, लेकिन ये जमीन की किस्त कौन भरेगा, मैं सिर्फ जमीन को लेने से मना कर देता हूँ, क्या वो ऐसा कर सकता है? यही तो इस सेक्शन का क्रक्स है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। जी नहीं। कानून की नजर में डोनर ए ने बी को 3 अलग अलग तोहफे नहीं दिए हैं, उसने एक ही गिफ्ट दिया है, एक पैकेज दिया है जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। इसलिए बी को ये पूरा पैकेज स्वीकार करना होगा, कार, शेयर्स और वो किस्त वाली जमीन भी। और अगर वो ना करना चाहे तो उसे तीनों को एक साथ मना करना होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं कार और शेयर्स की मलाई खा लूंगा और जमीन की जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊंगा। ये तो सुनने में थोड़ी जबरदस्ती लगती है। तोहफे के नाम पर कोई मुझे अपना कर्ज भी दे सकता है, मैं उसे लेने से मना क्यों नहीं कर सकती? आप मना कर सकती हैं, लेकिन आपको पूरे तोहफे को मना करना होगा। आप सिर्फ कर्ज को मना नहीं कर सकती। अच्छा। और इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। ये एक बहुत पुरानी कानूनी कहावत पर आधारित है। अच्छा, वो क्या है? ये एक लैटिन मैक्सिम है, क्वी सेंटेट कोमोडियम सेंटे डिबिड एट ओनोस। बाप रे, सुनने में तो काफी भारी भरकम है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ है तो, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। बताइए। इसका मतलब है जो व्यक्ति किसी चीज का लाभ उठाता है उसे उससे जुड़ा बोझ भी उठाना ही होगा। अच्छा, the one who enjoys the benefit must also bear the burden. प्रिसाइजली,
यानी अगर आप गुलाब का फूल तोड़ना चाहते हैं तो आपको कांटों से बचने का हुनर भी आना चाहिए या कांटों का चुभना सहना पड़ेगा। सही बात है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए फूल से सारे कांटे हटा कर दे। कानून इसी सीधी सादी व्यवहारिक समझ पर चलता है। सेक्शन 127 इसी सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। ये कैसे तय होगा कि कोई गिफ्ट सिंगल ट्रांसफर का हिस्सा है या नहीं? मान लीजिए मेरे चाचा ने आज मुझे एक घर गिफ्ट किया और फिर 2 महीने बाद उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी फैक्ट्री भी गिफ्ट कर दी जिस पर बहुत कर्ज है। तो क्या मुझे घर लेने के लिए वो घाटे वाली फैक्ट्री भी लेनी पड़ेगी? नहीं, ये बहुत ही अहम सवाल है आपका, और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। अच्छा। आपके उदाहरण में ये 2 इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स यानी 2 अलग-अलग स्वतंत्र लेन-देन माने जाएंगे। इंडिपेंडेंट। जी, पहला गिफ्ट जो घर का था वो एक अलग गिफ्ट डीड से हुआ, वो सौदा वहीं पूरा हो गया। 2 महीने बाद जब उन्होंने आपको फैक्ट्री दी तो वो एक बिल्कुल नया सौदा था। तो इस मामले में मेरे पास क्या विकल्प होंगे? इस मामले में आपके पास पूरी आज़ादी है, पूरी लिबर्टी है। आप घर वाले फायदेमंद गिफ्ट को खुशी-खुशी स्वीकार कर सकती हैं। और फैक्ट्री वाले बोझिल गिफ्ट को मना कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप विनम्रता से मना कर सकती हैं, क्योंकि ये 2 अलग-अलग तोहफे हैं। कानून आपको इन्हें एक साथ जोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अच्छा, तो सिंगल ट्रांसफर का नियम तभी लागू होता है जब डोनर की मंशा साफ हो कि वो सब कुछ एक ही पैकेज के तौर पर दे रहा है। जी, और ये मंशा आमतौर पर एक ही दस्तावेज या एक ही गिफ्ट डीड के जरिए जाहिर होती है। ठीक है, अब ये ज्यादा साफ हुआ। इसे और साफ करने के लिए एक्ट में दिया गया शेयर्स वाला उदाहरण बहुत मशहूर है। उसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर, वो उदाहरण तो इस कॉन्सेप्ट की सारी परतें खोल देता है। मान लीजिए ए के पास 2 अलग-अलग कंपनियों के शेयर्स हैं। एक है कंपनी एक्स जो आसमान छू रही है, खूब मुनाफा कमा रही है, उसके शेयर्स की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है। और दूसरी है कंपनी वाई जो एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर भारी कर्ज है और ऐसी खबरें हैं कि कंपनी जल्दी ही अपने शेयर होल्डर्स से और पैसा मांगेगी, जिसे कॉल्स ऑन शेयर्स कहते हैं। बिल्कुल, यानी वाई के शेयर्स रखना अपने आप में एक देनदारी है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और एक सफेद हाथी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब ए एक ही गिफ्ट डीड बनाता है और उसमें लिखता है कि मैं अपने सारे शेयर्स यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों के अपने दोस्त बी को गिफ्ट करता हूं। एक ही डीड में? हाँ, एक ही डीड में। अब बी के हाथ में वो दस्तावेज आता है और वो सोचता है, वाह, मैं कंपनी एक्स के कीमती शेयर्स रख लेता हूं और कंपनी वाई के बोझ से अपना पल्ला झाड़ लेता हूं। लेकिन अब तक की हमारी बातचीत के हिसाब से बी की ये चाल कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ए ने सारे शेयर्स एक ही ट्रांसफर में दिए हैं। कानून इसे एक इनडिविजिबल पैकेज, एक अविभाज्य पैकेज मानेगा। अगर बी को कंपनी एक्स का सोना चाहिए तो उसे कंपनी वाई का बोझ भी अपने कंधे पर उठाना होगा। द बेनिफिट एंड द बर्डन गो टुगेदर। तो उसके पास चुनने का विकल्प यहाँ शून्य है। शून्य। तो अगर हम इसे समेटे मतलब समराइज करें तो किसी भी मामले में ये ओनरस गिफ्ट का सब कुछ या कुछ नहीं वाला नियम लागू होने के लिए कुछ खास शर्तें होंगी। मतलब लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई ऐसा मामला अदालत में जाता है तो जज मुख्य रूप से 4 चीजें देखते हैं। क्या है वो 4 चीजें? पहली चीज, क्या गिफ्ट एक सिंगल ट्रांसफर था, यानी क्या सब कुछ एक ही सौदे में दिया गया? ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन। दूसरी, क्या ये सब कुछ एक ही व्यक्ति को दिया गया, एक ही डोनी को? अगर एक फायदेमंद चीज बी को और बोझिल चीज सी को दी गई है तो ये नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी, क्या इसमें एक से ज्यादा संपत्तियां शामिल थी? जाहिर है, अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो चुनने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो है। और चौथी और सबसे जरूरी शर्त, क्या उन संपत्तियों में फायदे और बोझ का मिश्रण था? मतलब कम से कम एक प्रॉपर्टी फायदेमंद हो और कम से कम एक बोझिल। अगर सारी ही प्रॉपर्टीज फायदेमंद हैं तब तो कोई विवाद ही नहीं है। सही बात है। आपकी बात सुनकर मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक और बड़ा सिद्धांत याद आ रहा है। बताइए। सेक्शन 35 में दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। वहां भी तो कुछ ऐसी ही बात है कि आप एक ही दस्तावेज के तहत फायदा स्वीकार करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बहुत बढ़िया कनेक्शन है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। है ना? दोनों सिद्धांतों की आत्मा एक ही है और वो है इक्विटी, यानी न्याय संगतता का सिद्धांत। इक्विटी। जी। कानून किसी को भी मतलब चालाकी करने की इजाजत नहीं देना चाहता। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहता है
कि अगर एक दस्तावेज आपको कोई फायदा देता है और बदले में आपकी किसी संपत्ति को किसी और को देने की बात करता है, तो आप फायदा लेकर अपनी संपत्ति देने से मुकर नहीं सकते। और ऑनरस गिफ्ट का सिद्धांत कहता है कि आप एक ही गिफ्ट का फायदा लेकर उससे जुड़े बोझ से मुकर नहीं सकते। तो ये दोनों का निचोड़ एक ही है। एक ही है। एप्रोबेट एंड रीप्रोबेट मत करो, यानी एक ही सांस में हां और ना मत कहो। या तो पूरा सौदा स्वीकार करो या पूरा अस्वीकार करो। ठीक है, ये सारी बातें तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है, जो बालिग है, समझदार है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। लेकिन अगर यही ऑनरस गिफ्ट किसी ऐसे को दिया जाए जो कानून की नज़र में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी 15 साल के बच्चे को, यानी एक माइनर को दिया जाए, वो तो बेचारा देनदारियों का मतलब भी नहीं समझेगा। और ये इस सेक्शन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है। कानून बच्चों और ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा खास प्रावधान रखता है। अगर डोनी यानी जिसे गिफ्ट मिल रहा है एक डिसक्वालिफाइड पर्सन है, जैसे कि एक माइनर, तो नियम काफी बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? क्या बच्चे पर भी ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला नियम लागू होगा? नहीं, यहाँ कानून माइनर को बचाता है पूरी तरह से। पहली बात, एक बार डोनर ने माइनर को गिफ्ट दे दिया तो वो उसे वापस नहीं ले सकता। अच्छा, वो इररिवोकेबल नहीं है। द गिफ्ट इज इररिवोकेबल। वो ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो बच्चा है, मैं अपना गिफ्ट वापस लेता हूँ। दूसरी और सबसे जरूरी बात, जब तक वो बच्चा माइनर रहता है, मतलब 18 साल का नहीं हो जाता जी, तब तक वो उस गिफ्ट से जुड़े सारे फायदों का आनंद उठा सकता है, लेकिन उस पर कोई भी देनदारी, कोई भी बोझ कानूनी रूप से लागू नहीं होगा। अरे वाह! तो मतलब अगर हमारे पिछले उदाहरण में वो जमीन और कार किसी 15 साल के बच्चे को मिली होती, तो वो कार चला सकता था, शेयर्स का डिविडेंड ले सकता था, लेकिन जमीन की 5,000 की किस्त भरने के लिए उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता था। बिल्कुल, 1 रुपया देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तक वो 17 साल 364 दिन का है, तब तक उसे कोई किस्त के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? कानून मानता है कि एक माइनर अपने ऊपर आने वाली वित्तीय जिम्मेदारियों को समझने और स्वीकार करने के लिए परिपक्व, मतलब मैच्योर नहीं है। सही बात है। इसलिए कानून उसका फैसला करने का अधिकार तब तक के लिए स्थगित यानी पोस्टपोन कर देता है, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। तो क्या वो जिम्मेदारी से हमेशा के लिए बच जाता है या बालिग होने पर कुछ करना होता है? हमेशा के लिए नहीं। जैसे ही वो 18 साल का होता है, कानून उसे एक रीजनेबल टाइम यानी उचित समय देता है। ठीक है। उस समय के अंदर उसे फैसला करना होता है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला, वो उस पूरे गिफ्ट को फायदे और बोझ दोनों के साथ औपचारिक रूप से स्वीकार कर ले। उस दिन से वो किस्त भरने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। और दूसरा विकल्प? दूसरा ये कि अगर उसे लगता है कि ये बोझ बहुत ज्यादा है, तो वो पूरे गिफ्ट को ही अस्वीकार कर सकता है, रिप्यूडिएट कर सकता है, मतलब लौटा सकता है। और उसका वो फैसला अंतिम होगा? हाँ, उसका वो फैसला अंतिम माना जाएगा। लेकिन जब तक वो 18 का नहीं हो जाता, वो सिर्फ फायदों का आनंद लेगा बिना किसी बोझ के। तो कुल मिलाकर सेक्शन 127 हमें ये सिखाता है कि तोहफे की दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाता है। अगर हम किसी चीज का लाभ ले रहे हैं, तो हमें उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बशर्ते वो एक ही सौदे का हिस्सा हो। हाँ, बशर्ते वो एक ही सौदे का हिस्सा हो। बिल्कुल। ये डोनर की नियत का सम्मान करता है और डोनी को अनुचित लाभ उठाने से रोकता है। ये कानून में संतुलन और निष्पक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। मान लीजिए आपको एक ओनरस गिफ्ट मिला और आपने उसे स्वीकार भी कर लिया। आप 10 साल तक उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 10 साल बाद अचानक सरकार का एक नोटिस आता है। अच्छा। कि इस प्रॉपर्टी पर 20 साल पुराना एक बहुत बड़ा टैक्स पकाया है, जिसके बारे में ना तो आपको पता था और ना ही गिफ्ट देने वाले को। इसे लेटेंट लायबिलिटी या छिपी हुई देनदारी कहते हैं। यह तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। तो अब सवाल यह है कि क्या कानून आपको उस अनजान बोझ को उठाने के लिए मजबूर करेगा या आपकी सुरक्षा के लिए भी कोई रास्ता है? इसमें सोचिएगा जरूर। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या आपकी कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।